को। ठीक है, तो हम तो मौजूद हैं, हमसे काम लेना, ठीक है, हमें खुला इख्तियार दे, फंड्स हमारे सारी चीजें हो और हम मतलब जो इस काम तरह करें। की सूरत हाल हो तो आप आ जाएंगे वापस गवर्नमेंट के अंदर, इसका मतलब तो ये हुआ। देखिए ये तो सारा हमारा एक फोरम है जो राब्ता कमेटी है, ठीक, वो उस एक पे एक चीज फिर को डिस्कस करती बिल्कुल है, उसके बाद फिर और हम तो बड़े उसूल के ऊपर और बड़े डिसिप्लिन के साथ और एक नज्म के साथ। और देखिए यकीन दानिया, इस वक्त मुल्क जो है, जी, आप ये जरा मैं सा कंटिन्यू करता हूँ। जमाल साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप अभी बात कर रहे थे जी कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कदम है वो कैसा है, जी जी तो मैं ये अर्ज करूंगा वो कैसा है या कैसा होगा कल। जी लेकिन बात यह है कि गरीब जो है और मतवस्त तबका, मिडिल जी क्लास, सफेद पोश, वो तो 3 सालों में मर गया, खत्म हो गया। और उसकी वजह कि ये जो मफामती सियासत, कोलिशन कार्टलाइजेशन, जी इसने एक इस और मुनाफरत की सियासत को पाकिस्तान में बिल्कुल जिसे कहते हैं वो जन्म देने के साथ साथ रूट डाउन कर दिया। ठीक है, और उसमें यह हुआ कि आप तमाम जितनी पार्टियां वो अपोजिशन उस खत्म हो गई, ठीक है, और इन्होंने अपने अपने मफादात, अपने अपने इनके जो मकासद थे, अपने जो एजेंडास थे वो पूरे किए। अब अगर रब्बानी साहब ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के सारे एजेंडे कैसे पूरे हो सकते थे, हाँ, तो पूछिए उनसे कि 3 साल क्यों नहीं आपने पूरे किए। आपके पास तो कोई एक जीरो एजेंडा पे आप नहीं काम लेकिन करते रहे लेकिन फिर कि सवाल ये भी आपने तो उठता है लोड जमाल शेडिंग साहब करा दी, कि रेंटल 3 यूनिट साल करा पहले दिए, और जो लोगों अगर को उन्होंने पूरे नहीं महंगाई किए में तो नवाज शरीफ साहब ने भी ये 45 दिन पहले ही क्यों दिए जब तो हुकूमत मुश्किल में आई? नवाज शरीफ नवाज साहब भी शरीफ 3 साल से क्या कर रहे थे हाँ, फिर ये तो बताएं। अब आप जी मेरी बात तसल्ली से सुनिए। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं जनाब, ये अवामी तो एक्सप्रेस मैं में ये एक नहीं, स्टेशन मैं आ गया आपसे है, अर्ज कर रहा यहाँ हूँ, गाड़ी आपने जो रोकनी बात पड़ेगी, की तो ब्रेक का नवाज टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस। अब यार मसला पता है क्या होता है, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मैं जब से ये करना शुरू हुआ पॉलिटिकल प्रोग्राम में, अब अगर कोई नवाज शरीफ का ऐसे वो आ गया फॉलोवर ना, अब मैंने अगर उससे सवाल कर लिया अगेंस्ट ना, तो बोलते हैं यार ये तो एमक्यूएम का बंदा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का आ गया, वो कहते हैं एमक्यूएम क्यों कर लो, बोलते हैं वो जमात इस्लामी का बंदा है। देखिए ये बहुत अच्छा है जो मुखालिफत में सवाल आ रहे हैं वो लें, हाँ बदतरीन बात करेंगे ना, गाली देंगे और क्या देंगे, हाँ तो दे। हाँ हाँ बात ये है कि उस पर हमारा जो गाली जो वर्थ करती है ना, हाँ। वो रिएक्शन पे करती है। हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं दानिश? अच्छा, लोग यही कह रहे हैं कि कंपेयर तो एमक्यूएम का बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, सपोर्ट कर रहा है। तो बोले तो हम तो बड़े सख्त सवाल कर रहे हैं। हाँ भाई, अब तो सख्त सवाल कर बोले रहे हैं। एमक्यूएम के आपने सख्त सवाल बत्ते के दिए, हाँ, परसेप्शन पे बिल्कुल, दिए, बिल्कुल। एमक्यूएम की क्रिटिसिज्म हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं, कैसा वो हम्म हम्म। नहीं ये चीज़ें छोड़ दो यार, अब टाइम नहीं है। हाँ हाँ, 8 मिनट है ना, थोड़ा किताब पे बात करेंगे ये वाली, ठीक है। यार पूछ लिया करो कि वो कहाँ अमरीका की शुरू कर दी थी उसने बात जो। हाँ नहीं आप लोग अब उसे बहस नहीं करें। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब से, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। एमक्यूएम की सियासत के हवाले से बात हो रही है, खासतौर पर पंजाब में जो 10 अप्रैल को जलसा होने जा रहा है, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी आज हमने बात की। और इस वक्त हमारे साथ लाहौर से कॉलर हैं जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाबे वाला जी, मैंने आपसे एक बात की थी कि अच्छा चले वो छोड़िए, हम जो लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, समझ नहीं आई थी क्योंकि उस वक्त प्रोग्राम आपका ये एडवर्टीजमेंट शुरू हो गए थे। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि अब तो पंजाब में पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में आ जाएगी, और ऐसा लगता है कि फ्रेंडली अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो अब आप समझते हैं कुछ बेहतर अपोजिशन आपको देखने में मिलेगी पंजाब में भी और मरकज में भी? यही मैं आपसे आपने वही बात की है जो जी जी, आप वही बात
ये बात मैंने भी यही कही थी जी जी कि ऑपोजिशन तो पहले खत्म हो गई थी, अब सेंटर में भी ऑपोजिशन होगी, तो ये बेहतर बात हो जाएगी, ये तो बेहतर बात है आवाम के लिए। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त सूरत हाल मुल्क की जो है जी उसमें स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, लेकिन ये सियासतबाजी जो है इस वक्त तमाम फोकस जो है ना सारे सियासतदानों का वो पंजाब पे है, वो सब पंजाब में घुसना चाहते हैं और पंजाब को डिस्टेबलाइज करें। आज ही किसी साहब ने कहा कि पंजाब के इतने सूबे होने चाहिए, तो भाई कराची के क्यों नहीं होने चाहिए? 62% पाकिस्तान का बिजनेस रेवेन्यू यहाँ से आता है, 2 कराची के सिर्फ सूबे होने चाहिए, 4 सिंध के होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होनी चाहिए, टारगेट किलिंग खत्म होगी, बत्ताखोरी कंट्रोल में होगी, बेटर एडमिनिस्टर होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। इस पर कभी और बात करेंगे। सूबों की बात जो है वो तो वज़ीर आज़म साहब जब सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर में गए तो उन्होंने भी उस वक्त कही कि बहावलपुर के सूबे को बहाल होना चाहिए या सराकिस्तान बनना चाहिए, या हज़ारा में कैंपेन चल रही है। सिंध में अभी तक जो है वो ऐसी कोई कैंपेन नहीं है। एक बात है, देखिए जहाँ तक सूबों का मामला ना, ये कोई निज़ाही मामला नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को चलाने के लिए अगर वहाँ के अवाम अक्सरियत अगर मुतालबा करे तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक बात। लेकिन मैंने बताया ना कि हम 63 बरसों में हमने हमारी कौम और माशरा तकसीम दर तकसीम होता गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल के ऊपर हल होना, जैसे 9 करोड़ का अगर एक सूबा है और अगर एक रहीम यार खान में या सादकाबाद में या बहावलपुर से जाने में लाहौर से उसको अगर 10 घंटे लगते हैं, तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, देखिए अगर आवाम कहते हैं ना, अगर आवाम चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जगह भी वही रहेगी, लोग भी वही रहेंगे, ये मुल्क हमारा है। बात ये है कि हमारे अंदर ये जो तकसीम जो मैं बार बार दोहराता हूँ ना, बरादरी सिस्टम है, ज़बान का लसानी तकसीम है, हमारी मजहबी तकसीम है, फिर मज़हब से आगे जाने के बाद आपकी फ़िक़ही तकसीम है, मसलक की तकसीम है, तो ये पूरी कौम तकसीम दर तकसीम तो होती चली जा रही है। लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म को अगर हम फरोग दें तो ये चीज़ें कोई अहमियत रखती नहीं। बिल्कुल, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोग, मुख्तलिफ फूल हैं जिनके मिलने से अब आप देखिए ना, आप ज़रा सा ये देखें, अपने ख़ानदान को देख लें। मैं दावे से कह रहा हूँ कि कोई घर ऐसा नहीं है पंजाबी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, सिंधी कम्युनिटी के अंदर, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के अंदर, हर जगह एक दूसरे की क्या शादियाँ हुई हुई हैं जो दुनिया का करीब तरीन रिश्ता होता है, उनकी औलादें हैं। तो ये सारी हम आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारा कम रहेगी, आपकी किताबों की जानिब मुझे आना है। मुझे बस ये बताती जाएँ, क्योंकि हमने मुख्तलिफ हवालों से बात कर ली। वकास साहब जिन्हें मर्डर किया गया एक ताजिर 2 दिन पहले कराची में, और उस पर बहुत एहतजाज जो सामने आया है, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है ताजिरों का, और उसमें वो सड़कों पर निकल आए हैं, बैनर जगह जगह लगे हुए हैं, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? देखिए उनकी जो 3-4 डिमांड्स थी बड़ी जेन्युइन थी। देखिए पाकिस्तान का ये जो तबका है, जो ट्रेडर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसको मैं अक्सर बेशर कहता हूँ कि ये मुक़द्दस तरीन तबका है, क्योंकि यही रोज़गार जनरेट करता है, खुशहाली और तमाम चीज़ें इससे ही वाबस्ता है। इसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो उसको कैपिटल थ्रेट ना हो, दूसरा उसको लाइफ थ्रेट ना हो। ये दोनों चीज़ें होंगी तो लोकल इन्वेस्टर भी भाग जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी भाग जाएगा, आप फॉरेन इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियल को छोड़ दें। इसमें अभी कोई उनकी स्ट्राइक अब नहीं है, उन्होंने धरना दिया था और उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि अगर ये किलिंग नहीं रुकेगी, और ये बिल्कुल यंग इंडस्ट्रियलिस्ट था, और एक खौफ व हिरास फैल गया, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जिनको धमकियाँ आ रही थी। तो उसके ऊपर गवर्नर हाउस में बाकायदा इजलास हुए पूरी रात, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब भी थे, उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी थे, मैं खुद भी मौजूद था, और इनके रहनुमा साजिद अली साहब और दीगर रहनुमा थे। फिर हम साइट के ऊपर भी गए और वहाँ जाकर उसको और रीइंफोर्स करने की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ऑन द स्पॉट ऑर्डर जारी किए और कम्युनिटी पुलिसिंग की भी उनको परमिशन दी। आपको शायद याद हो, अगर आप इतनी आपके होम मिनिस्ट्री के दौर के अंदर जो है मैंने ये इशू सामने आया था, बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा मुझे बताएं कि वैसे तो होना ये चाहिए, और हम ये चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम में भी हम करें कि 3 साल हो गए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं कम से कम वो आएँ, अपनी कारकर्दगी बयान करें कि जनाब हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शोबा इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स का, अगर मुख्तसर वक्त में मैं आपसे पूछूँ मुख्तसर अल्फाजों में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या काम हुआ है आपकी मिनिस्ट्री के अंदर? देखिए अगर बिल्कुल छोटा सा काम जो मेरे लिए बिल्कुल इत्मीनान, तो खैर इत्मीनान तो मुझे कई हज़ार भी होते तब भी नहीं होता, ये तो मौत फैसला करती है कि आपने क्या कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन 300-350 फैक्ट्रीज़ बनी हैं, लेकिन 300-350 फैक्ट्री यहाँ से उठकर
बांग्लादेश चले गई, बांग्लादेश चले गए, बिल्कुल। रोमानिया जा रही हैं, और ये इंटरनेशनल क्राइसिस और लोकल क्राइसिस, इन तमाम क्राइसिस में अगर कोई चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये थी कि मैं किसी हद तक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ इतना करीबी ताल्लुक़ रख कर उनका एक कॉन्फिडेंस जो था वो कायम रखने में अगर किसी हद तक कामयाब हुआ होगा तो अल्लाह बेहतर ये जानता जो है। बेनिफिट अभी मिला है पाकिस्तान को 3 साल के लिए, और हमें भी टैक्सेस में छूट मिली है, जी, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये- समय हमें ये आपको- बांग्लादेश जो लोग गए हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज लेके वापस आ आपको सकेंगे? एक बात बताओ, जो आप जो छूट मिली है, जो ये मैं ही इसके ऊपर शोर मचाता रहा हूँ कि 2004 में जब वार अगेंस्ट टेरर में गए थे तो यूरोप और अमेरिका ने एक 13% कोटा जो पुअर मालिक के लिए देते थे टेक्सटाइल का, सुनामी की वजह से श्रीलंका को भी श्रीलंका को मिला, मिला तो था। हमें फ्लड की वजह से हमें भी मिलना चाहिए। नहीं, ये 2004 में जब वार अगेंस्ट टेरर में थे 3 साल के लिए दिया गया था, जो 2007 में ख़त्म हो गया था, और 3 साल से मैं यही चिल्ला रहा था, और